हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे स्टोरी के मेन लीड से पूरा शहर डरता है क्योंकि उसके ऊपर आसानी से लोगों का खेल खत्म करने का इल्जाम होता है। पर स्टोरी के मेन लीड का दिल उसी छोटे से शहर में रहने वाली हमारी फीमेल लीड पे आ जाता है। पर हमारी फीमेल लीड भी शहर के बाकी लोगों की तरह मेन लीड से डरती थी, इसीलिए वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है। पर स्टोरी का मेन लीड उतना ही ज्यादा फीमेल लीड के जुनून और पागलपन में उसे हर कीमत पर अपना बनाने के लिए तड़पता है। तो चलिए अभी लव स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शुडोंग आनिंग के बेहद करीब आ रहा होता है। आनिंग घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश करती है, पर तभी शुडोंग आनिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए भारी आवाज में बोलता है, तुम यहाँ पे मेरे लिए हो, है ना? शुडोंग की आंखें आनिंग के लिए एक अजीब सा जुनून बयान कर रही थी और वो आनिंग के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। शुडोंग की आंखें आनिंग के कांपते हुए होठों पे टिकी थी और वो अपने हाथ आगे बढ़ा करके आनिंग की गर्दन को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। आनिंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी शुडोंग आनिंग की कमर को पकड़ते हुए आनिंग के चेहरे की तरफ झुकता है और उसे किस करता है। आनिंग कस के अपनी आंखें बंद करते हुए शुडोंग के कंधों को पकड़ लेती है। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। शुडोंग ने आनिंग को अपने हाथों में इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे कि आनिंग अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 महीने पहले हम देखते हैं आनिंग कहीं से भाग रही होती है। डर के मारे उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था और वो भागते हुए एक शॉप के अंदर पहुंचती है। तभी आनिंग अपने सामने एक शॉप को खुला हुआ देखती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस जाती है। शुडोंग शाल लेकर के बाहर आता है। उसके चौड़े कंधे से पानी की बूंदें टपक रही थी। तभी अचानक शुडोंग की नजर आनिंग पे पड़ती है। शुडोंग को अपने सामने अचानक इस तरह से देख करके डर और शर्म से आनिंग के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है और वो तुरंत अपनी नजरें झुकाते हुए अपने मन में सोचती है कि आदमी ऐसे बिना कपड़ों के बाहर कैसे आ सकता है। तभी शुडोंग को अपनी हालत का एहसास होता है और वो किनारे होकर के अपने कपड़े पहन लेता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शुडोंग आनिंग की बेचैनी को देख रहा था। उसकी गहरी नजर आनिंग के चेहरे पे टिकी हुई थी। तभी आनिंग को याद आता है कि शुडोंग ने किसी का खेल खत्म किया था और वो अपने मन में सोचती है ये तो और भी बड़ी मुसीबत है। आनिंग अपने ख्यालों में खोई होती है। तभी शुडोंग आनिंग से बोलता है, तुम तो पास ही के स्कूल में टीचर हो ना? आनिंग शुडोंग को हाँ में जवाब देती है। तभी आनिंग को बाहर से किसी की आवाज आती है, आनिंग क्या तुम अंदर हो? डर के मारे आनिंग के चेहरे पे पसीने छूटने लगते हैं, पर वो अपने डर को छुपाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। युआन आनिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? फिर आनिंग अपने चेहरे पे एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ युआन से बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी। फिर युआन आगे बढ़ के आनिंग की कमर पे हाथ रखते हुए उससे बोलता है, चलो चलते हैं। उस पल आनिंग डर के मारे सहम जाती है और युआन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर शुडोंग का भी सारा ध्यान बाहर आनिंग पे टिका हुआ था। एक पल के लिए भी शुडोंग की आंखें आनिंग से हट ही नहीं रही होती है। आनिंग की मासूमियत देख करके शुडोंग के दिल का सबसे गहरा हिस्सा भी हारा हुआ महसूस करता है और कुछ देर बाद शुडोंग अपने शार रूम में भी आनिंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आनिंग अपने मदर फादर के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। युआन भी आनिंग के बराबर में बैठा होता है। तभी आनिंग की मदर युआन की तरफ इशारा करते हुए आनिंग से बोलती है, युआन एक अच्छा मैन है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द उससे मैरिज कर लेनी चाहिए। आनिंग की मदर उसे अपना फैसला सुनाते हुए कहती है जैसे कि आनिंग की मर्जी की कोई कीमत ही ना हो और मैरिज के बाद जल्दी से जल्दी मदर बन जाना ताकि तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दे सको। आनिंग की मदर आगे बोलती है। आनिंग का अचानक वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग अपने बिस्तर में बेचैनी से सो रही होती है। पसीने की बूंदें उसके माथे पे चमक रही होती है। आनिंग को याद आता है कि आज डाइनिंग टेबल पे उसके फादर और मदर उससे बोलते हैं कि तुम वही करोगी जो हम चाहते हैं। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं आनिंग बचपन में डांस सीखना चाहती थी, पर उसकी मदर उससे बोलती है तुम्हें सिर्फ स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। फिर आनिंग अपना कॉलेज खत्म करने के बाद एक रिपोर्टर बनना चाहती थी, पर उसकी मदर ने उसके सारे सपनों को तोड़ते हुए उससे बोला तुम्हें टीचर बनना चाहिए ताकि तुम अपने घर के पास रह सको। अपने पेरेंट्स की बात मानो और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाओ। आनिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और आनिंग अपने आप को एक पिंजरे में कैद महसूस करती है जहाँ उसकी आवाज और उसके सपने सब कुछ दबा दिए जाते हैं। अचानक आनिंग के सपने और गहरे हो जाते हैं और वो देखती है कि शुडोंग उसके बेहद करीब आ रहा है। शुडोंग को अचानक अपने इतने करीब देख करके आनिंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी अचानक आनिंग की नींद खुलती है और वो अपने मन में सोचती है आखिर मैं इस तरह के सपने कैसे देख सकती हूँ, वो भी उसके साथ जिसने किसी का खेल खत्म किया हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं आनिंग हॉस्पिटल में होती है। तभी वो अचानक अपने सामने हॉस्पिटल में शुडोंग को देख करके पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। शुडोंग आनिंग को अपने सामने देख करके उसके करीब आता है। शुडोंग को अपनी तरफ आता हुआ देख करके डर के मारे आनिंग की धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि आनिंग को लगता है कि शुडोंग ने किसी का खेल खत्म
खत्म किया था और सुडोंग से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। फिर सुडोंग आनिंग के करीब आता है और उससे बोलता है कि कल तुम्हारे फियांसे से छुपने में मैंने तुम्हारी मदद की थी और इसके बदले तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। इधर आनिंग घबराते हुए अपने मन में चिल्लाती है, अब मैं किस मुसीबत में पड़ गई। तभी सुडोंग आनिंग से बोलता है, चलो अब अपना वीचैट दो। डर के मारे आनिंग के हाथ कांपने लगते हैं और वो जैसे ही अपना फोन खोलती है, आनिंग गलती से एक वॉइस मैसेज चला देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। पूरा शहर उससे डरता है क्योंकि उसने किसी का खेल खत्म किया है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल रात के सपने के बाद आनिंग ने अनजाने में ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था। उस वॉइस को सुनने के बाद सुडोंग बिना अपनी पलकें झपकाए आनिंग के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगता है। सुडोंग के होठों पे एक हल्की और शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। आनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो घबराते हुए तुरंत अपना फोन बंद करती है। तभी अचानक आनिंग के सामने लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो बहाना बनाते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। सुडोंग भी आनिंग के पीछे पीछे जाता है और उसके बराबर में आकर के खड़ा हो जाता है। तभी लिफ्ट लोगों से पूरी तरह भर जाती है और आनिंग को बचाने के लिए सुडोंग तुरंत आनिंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। सुडोंग आनिंग के इतने ज्यादा करीब था कि उसके दिल की तेज धड़कनें आनिंग अपने हाथों पे महसूस कर पा रही थी। सुडोंग के शरीर का पूरा वजन आनिंग के ऊपर पड़ रहा था और सुडोंग अपनी धीमी आवाज में आनिंग से बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कल मैंने उसकी बातें सुनी, वो क्या बकवास कर रहा था। क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ? ध्यान से देखो मुझे। क्या मेरी मसल्स उससे काफी बड़ी नहीं है? मेरे एब्स भी उससे कई ज्यादा अच्छे हैं। आनिंग शर्म और बेचैनी से भरी हुई सुडोंग को घूरते हुए बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आनिंग को इस तरह से बेचैन देखते हुए सुडोंग की आवाज में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है और वो आनिंग से बोलता है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। आनिंग सुडोंग से हल्का सा पीछे हटने की कोशिश करती है। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आनिंग तुरंत लिफ्ट से बाहर चली जाती है। पर सुडोंग भी आनिंग के पीछे पीछे जाता है और आनिंग को रोकते हुए उससे बोलता है, तुमने अभी तक मुझे अपना वीचैट नहीं दिया। आनिंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पर इससे पहले सुडोंग कुछ और बोलता आनिंग तुरंत अपना फोन निकालते हुए अपने मन में सोचती है, आखिर ये मेरे से इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। आनिंग की मासूमियत देख करके सुडोंग के मर्दाना चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या तुम मेरे से डरती हो? आनिंग सुडोंग की बातों का तुरंत ना में जवाब देती है। तभी सुडोंग आनिंग से बोलता है, तो तुम्हारी नजरें मेरे सामने इस तरह से झुकी हुई क्यों हैं? अपनी नजरों से मेरे चेहरे को अच्छे से देखो और देखो कि मेरे मसल्स और मेरे एब्स तुम्हारे बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर आनिंग की नजर सुडोंग के मसल्स पे जाती है, पर वो तुरंत अपनी बातों को बदलते हुए बोलती है, कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलने के बाद आनिंग वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सुडोंग अपने नेफ्यू जून को अपने गोद में उठाए हुए आनिंग के सामने खड़ा होता है। आनिंग सुडोंग से दूरी बनाते हुए उससे बोलती है, तुम्हें जून का ध्यान रखना चाहिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। पर सुडोंग की गहरी काली नजरें आनिंग के चेहरे पे टिकी होती है और वो आनिंग को अंदर बैठने का इशारा करता है। फिर आनिंग भी सुडोंग की बात मानते हुए उसकी कार के अंदर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि आनिंग कार की सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, पर तभी घबराते हुए आनिंग सुडोंग को बोलती है कि मैं खुद कर सकती हूँ। पर सुडोंग आगे बढ़ता है और आनिंग के घुटनों के नीचे से आनिंग को अपने दोनों बाजुओं में भरते हुए कार की सीट को पीछे करता है। फिर आनिंग अपने मन में सोचती है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, काश ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। तभी सुडोंग आनिंग से बोलता है, आमतौर पे कोई भी पैसेंजर सीट पे नहीं बैठता, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें इससे परेशानी होगी। कहाँ जाना है? फिर आनिंग सुडोंग से बोलती है, यूनियन रोड के रेस्टोरेंट में। ये सुनने के बाद सुडोंग की आवाज में एक अजीब सी चुभन और जेलसी आ जाती है और वो आनिंग से बोलता है, क्या तुम डेट पे जा रही हो? आनिंग सुडोंग की बातों का कोई जवाब नहीं देती, पर उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं अचानक आनिंग के फोन पे युआन का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए विंडो सीट बुक कर दी है और मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आनिंग घबराते हुए युआन से मना करने की कोशिश करती है, पर तभी कॉल पे युआन आनिंग से बोलता है, अपनी गर्लफ्रेंड का इस तरह से इंतजार करना सही रहेगा। ये बोलने के बाद युआन का फोन कट हो जाता है। फिर सुडोंग आनिंग से बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? फिर आनिंग हिचकिचाते हुए सुडोंग से बोलती है, युआन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि एक ब्लाइंड डेट है। तभी सुडोंग की कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर के रुकती है, जहाँ पे युआन आनिंग का इंतजार कर रहा होता है। आनिंग को सुडोंग के साथ देख करके युआन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर सुडोंग आनिंग से बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। फिर आनिंग घबराते हुए तुरंत इनकार करते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सुडोंग आनिंग से बोलता है, मैं दिखने में थोड़ा सख्त लग सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक वुमन को अच्छे से ट्रीट करना नहीं आता। ये बोलने के बाद सुडोंग आगे बढ़ के आनिंग के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। आनिंग बाहर निकलती है और सुडोंग के सामने से गुजरती है। आनिंग को अपने सामने
सामने से जाता हुआ महसूस करके सुडोंग की सांसें अटक जाती है। आनिंग सुडोंग के इतने पास खड़ी थी कि उसकी खुशबू सुडोंग को साफ महसूस हो रही थी। युआन उन्हें हैरानी से देख रहा था, पर तभी सुडोंग आनिंग को अपने करीब से जाता हुआ देख करके जानबूझ करके युआन को दिखाते हुए आनिंग के करीब आता है और अपनी जेलेसी में अपनी चाल चलते हुए आनिंग से बोलता है, वो मैं भूल गया कि ये मेडिसिन किस तरह से लेनी है। फिर आनिंग घबरा करके जल्दी जल्दी सुडोंग से बोलती है, ये नीले कलर की मेडिसिन तुम्हें 3 बार लेनी है और ये लाल वाली तुम्हें सिर्फ 1 बार लेनी है। सुडोंग आनिंग के घबराए हुए चेहरे को देख करके अपनी हंसी को छुपाते हुए उससे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं समझ गया। फिर आनिंग अपनी घबराहट को छुपाते हुए मुड़ के युआन के साथ अंदर चली जाती है। आनिंग के जाने के बाद सुडोंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग राहत की सांस लेती है, पर टेबल पे माहौल बहुत भारी हो चुका था। युआन आनिंग से थोड़ा सख्त लहजे में पूछता है, वो पर्सन कौन था। फिर आनिंग युआन को जवाब देते हुए उससे बोलती है, मैं उससे हॉस्पिटल में गलती से टकरा गई थी और वो मेरे एक स्टूडेंट का अंकल है, इसीलिए वो बस मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आया था। फिर युआन आनिंग पे अपना हक जताते हुए उससे बोलता है, अगर आइंदा तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो सीधा मेरे पास आना और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना बेहतर होता है। ये सुनने के बाद आनिंग की आंखें गुस्से में बड़ी हो जाती है और वो युआन से बोलती है, ऐसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर युआन आगे बोलता है, तुम्हें तो पता ही है सिटी में लोग उसके बारे में न जाने किस तरह की बातें करते हैं। अगर तुम्हें उसके साथ किसी ने देख लिया तो इससे मेरी फैमिली की इज्जत खराब हो सकती है। पूरी सिटी को ये बात पता है कि वो एक बहुत बड़े शिप का कैप्टन था, पर अपने शिप में ही उसने किसी का खेल खत्म कर दिया, इसीलिए सब उससे डरते हैं और उसे एक साइको बोलते हैं। आगे युआन आनिंग से बोलता है, अब इन बातों को खत्म करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तब भी आनिंग के दिमाग में किसी तूफान की तरह उसके मदर और फादर की कही हुई बातें घूमने लगती है। युआन एक अच्छा पर्सन है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ जल्दी से जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए। आनिंग के चेहरे पे कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे और वो अपने हाथों को कस लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं आनिंग सुडोंग के शॉप के बाहर से गुजर रही होती है। तभी आनिंग की नजर शॉप के अंदर खड़े सुडोंग पे जाती है। बस मुझे इसे अनदेखा करना होगा, मेरी बर्बादी तय है। आनिंग ये सब सोच ही रही होती है। तभी सुडोंग की नजर अपने ख्यालों में पूरी तरह से खोई हुई आनिंग पे जाती है। फिर आनिंग दबे पांव वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी सुडोंग आनिंग को रोकते हुए उससे बोलता है, आनिंग इधर आओ। फिर आनिंग सुडोंग की बात मानते हुए उसके एक्वेरियम शॉप पे आती है। फिर आनिंग शॉप में कदम रखती है और सुडोंग आनिंग को देख रहा होता है। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। आनिंग गर्मी को कम करने के लिए अपने सामने रखे हुए एक छोटे से फिश टैंक को, जिसमें एक छोटी सी मछली अकेले तैर रही होती है, उसे अपने हाथों में लेती है और उसे अपने चेहरे के ठीक सामने रखते हुए सुडोंग से बोलती है, क्या इसे अपने पास रखना आसान है। सुडोंग की गहरी काली नजरें आनिंग के मासूम चेहरे पे अटक जाती है और वो आनिंग के बेहद करीब आते हुए उससे बोलता है, बहुत आसान है, ये बहुत मजबूत होती है। फिर आनिंग उस अकेली तैरती हुई मछली को मुस्कुराते हुए देखती है और सुडोंग से बोलती है, मैं इसको लूंगी। सुडोंग आनिंग को गहराई से देख रहा होता है और आनिंग से बोलता है, तुम उस फिश को लेना चाहती हो जिसे और कोई नहीं लेना चाहता। फिर आनिंग मुड़ के सीधा सुडोंग की आंखों में देखते हुए उससे बोलती है, सिर्फ इसीलिए कि इसको और किसी ने नहीं लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिश खराब है। इससे पहले कि आनिंग अपनी बात पूरी करती, सुडोंग अचानक उसके बेहद करीब आ जाता है। सुडोंग के चौड़े कंधे और मजबूत बाजुएं आनिंग के बिल्कुल सामने होती है। आनिंग की सांसें उसके गले में अटक जाती है और अचानक उसे सुडोंग और अपने सारे लम्हे एक पल में याद आ जाते हैं। तभी सुडोंग अपना हाथ धीरे से आनिंग के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। आनिंग डर और शर्म के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। आनिंग का दिल जोर से उसके दिल में धड़क रहा होता है। तभी सुडोंग की उंगलियां हल्की से उसके बालों को छूती है और सुडोंग आनिंग के बालों को सहलाते हुए उसके बालों से एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी निकालता है। उन दोनों के बीच में दूरी लगभग ना के बराबर बची थी। फिर सुडोंग आनिंग के चेहरे के पास आकर के बेहद धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हारे बालों में ये फूल की पंखुड़ी फंसी हुई थी। सुडोंग के चेहरे पे एक खतरनाक और शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे आनिंग से बोलता है, पर तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। आनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, उसकी आंखें फौरन खुलती है और वो घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग जून के साथ स्कूल के बाहर होती है। आनिंग के कानों में अभी भी सुडोंग की कई भी बातें गूंज रही होती है। तभी जून पूरी मासूमियत से आनिंग की तरफ देखता है और उससे बोलता है, टीचर क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है। फिर आनिंग बहुत ही धीमी और थोड़ी कांपती हुई आवाज में जून से पूछती है, जून तुम अपने अंकल के साथ क्यों रहते हो और तुम उन्हें डैडी शो क्यों बुलाते हो। जून के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी आ जाती है और वो
आनिंग से बोलता है मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी ग्रैंड मदर के पास मुझे पालने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए डैडी शू मेरे विलेज गए थे और मुझे यहाँ ले आए। जून की बातें आनिंग को अंदर तक झंझोर देती है और वो अपने मन में सोचती है जिस पर्सन से पूरा शहर डरता है और उसे एक रूथलेस इंसान समझता है, उसने एक छोटे बच्चे को बिना किसी खौफ या दिखावे के इतने आसानी से अपना लिया। फिर जून आगे बोलता है डैडी शू मेरे फादर के सबसे अच्छे दोस्त थे और डैडी शू ने मुझे बोला था कि अब से वही मेरे फादर रहेंगे। जून की बातें सुनने के बाद आनिंग की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं जून अपने स्कूल के दरवाजे से भागता हुआ बाहर की तरफ आता है, जहाँ पे सुडोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। पर सुडोंग की गहरी नजरें उस भीड़ में किसी और को भी ढूंढ रही होती हैं। पर काफी देर बाद आनिंग के बाहर ना आने पर सुडोंग मिसेस वू से पूछता है आनिंग किधर है। मिसेस वू सुडोंग से बोलती है आनिंग को उसका बॉयफ्रेंड जल्दी लेने के लिए आ गया था, शायद कोई जरूरी काम होगा। सुडोंग का दिल एक पल के लिए जैसे कि रुक सा जाता है। सुडोंग आनिंग के लिए वो फिश टैंक लेकर के आया था ताकि वो आनिंग के और करीब रह सके। वहीं दूसरी तरफ आनिंग एक सुनसान जगह पे खड़ी होती है। हवा में एक अजीब सी नमी और घुटन थी। तभी युआन आनिंग के पास आता है और उसके कंधों को पकड़ के उसे आगे की तरफ धकेलते हुए उससे बोलता है सब तैयार है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं आनिंग और युआन एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। मेरा ट्रांसफर हो रहा है और मुझे दूसरे शहर जाना होगा, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ये सुनने के बाद आनिंग का चेहरा उतर जाता है और वो युआन से बोलती है मैंने इस बारे में सोचा नहीं और वैसे भी मेरी नौकरी इसी शहर में है, अगर मैं चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर युआन अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हुए आनिंग से बोलते हैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी चीजें होनी चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, कैसा रहेगा कि आज रात हम यहीं कैंपिंग करें। आनिंग को वहाँ की खामोशी भारी लगने लगती है। आनिंग युआन को रोकने की कोशिश करती है पर युआन आनिंग के इनकार को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ठीक है मैं अभी ओनर से इस बारे में बात करके आता हूँ। युआन के वहाँ से जाने के बाद अचानक आनिंग के फोन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज सुडोंग का था, तुमने वो फिश अभी तक खरीदी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर आनिंग सुडोंग की बातों का जवाब देते हुए उससे बोलती है आज रात को वो वापस नहीं आएगी। आनिंग का वो मैसेज पढ़ने के बाद सुडोंग की जेलस से उसके काबू से बाहर हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है तो तुम इस वक्त उस नकली और कंट्रोलिंग पर्सन के साथ हो। इधर आनिंग सुडोंग के मैसेज को देख ही रही होती है। तभी अचानक युआन वापस आ जाता है, जिससे कि आनिंग घबराते हुए अपने फोन को बंद करने की कोशिश करती है, पर अनजाने में उसके फोन से सुडोंग को कॉल लग जाता है। इधर सुडोंग अचानक आनिंग का कॉल देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए उस फोन को उठाता है। सुडोंग को दूर से आनिंग और युआन की आवाज आती है। युआन जबरदस्ती आनिंग का हाथ पकड़ के आनिंग को अपने साथ आगे की तरफ ले जाते हुए उससे बोलता है मेरी कार में एक वाइन की बोतल है, हम साथ में वाइन पी सकते हैं। आनिंग का सब्र आखिर टूट जाता है और वो अपने कदमों को रोकते हुए और युआन के साथ दूरी बनाते हुए अपने हाथों को पीछे खींचती है। युआन आनिंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी आनिंग युआन से बोलती है मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती। ये सुनने के बाद युआन के चेहरे की मुस्कुराहट हवा में गायब हो जाती है। इधर सुडोंग जो कि आनिंग की बातों को बेहद गहराई और ध्यान से सुन रहा होता है, उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है ये सोच करके कि अब आनिंग और उसके बीच और कोई नहीं आ सकता और आनिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अब सुडोंग किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाला था। वो बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत आनिंग के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग वहाँ पे अकेली बैठी हुई अपना फोन निकालती है और स्क्रीन में देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या ये कॉल कनेक्टेड था और वो भी पिछले 10 मिनट से, और ये कॉल और किसी को नहीं बल्कि सुडोंग को लगी हुई थी। आनिंग अपने मन में चिल्लाते हुए सोचती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। आनिंग जल्दी से अपने फोन को कानों से लगाती है। उसकी आवाज डर और शर्म से कांप रही थी। मुझे माफ करना, शायद गलती से तुम्हें कॉल लग गया, मुझे अभी एहसास हुआ। आनिंग आगे हकलाते हुए बोलती है तो क्या तुमने सब सुन लिया। इधर सुडोंग आनिंग के ठीक सामने अपनी कार के अंदर बैठा होता है। उसकी गहरी काली नजरें आनिंग के चेहरे पे टिकी होती है, पर आनिंग को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सुडोंग उसके ठीक सामने उसे इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि आनिंग उसकी पूरी जिंदगी हो। और आनिंग सुडोंग से थोड़ा हकलाते हुए बोलती है आज दोपहर के लिए मुझे माफ करना, उस फिश को मैं नहीं ले पाई। आनिंग जल्दी जल्दी बोलती है, बस वो किसी तरह इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलना चाहती थी। तभी फोन से एक बहुत गहरी जानी पहचानी आवाज आती है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। सुडोंग के मुंह से ये सुनने के बाद आनिंग झटके से उठती है। सुडोंग आनिंग के ठीक सामने खड़ा था। अपने सामने सुडोंग को देख करके आनिंग की सांसें अटक जाती है। तुम यहाँ कब आए? आनिंग सुडोंग से हैरानी से पूछती है। सुडोंग अपने कदम आनिंग की तरफ बढ़ाता है
उसके चलने में एक अजीब सा हक जताने वाला ठहराव था। फिर सुडोंग आनिंग से बोलता है, तुम्हारे लिए मुश्किल था, इसीलिए मैं खुद उस फिश को तुम्हारे पास ले आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग सुडोंग की कार में बैठी होती है। हवा में ठंडक और आनिंग की बेचैनी दोनों बढ़ रही थी और आनिंग अपने मन में सोचती है, मैं उस कैंपिंग साइट से इसके साथ वापस आने के लिए कैसे मान गई। फिर आनिंग सुडोंग के चेहरे की तरफ देखती है जिसने इस वक्त अपने मजबूत हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और सुडोंग से हिचकिचाते हुए बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पे सिर्फ फिश डिलीवर करने आए थे। ये सुनने के बाद सुडोंग के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और सुडोंग अपनी हंसी को छुपाते हुए आनिंग से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है। आगे आनिंग थोड़ा घबराते हुए सुडोंग से बोलती है, तो फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर के क्यों जा रहे हो। फिर सुडोंग अपनी नजरें आनिंग के चेहरे पे गड़ाए हुए थोड़ा और उसकी तरफ झुकता है। उसकी आवाज अचानक बहुत भारी और करीब लग रही होती है और वो आनिंग से बोलता है, तो क्या मैं अपनी वुमन को किसी जंगल में अकेला छोड़ के आ जाता। ये सुनने के बाद आनिंग की सांसें अटक जाती है और वो फुसफुसाते हुए बोलती है, तुम्हारी वुमन, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ, वरना मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया। आनिंग अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए सुडोंग से बोलती है, हाँ अब मुझे वापस ले चलो। फिर सुडोंग स्टीयरिंग व्हील पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आनिंग के ऊपर अपना हक जताते हुए उससे बोलता है, सपनों में। फिर सुडोंग आनिंग से बोलता है, तो अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब मैं तुम्हारे करीब रह सकता हूँ। आनिंग के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी गाड़ी में भर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग अपने घर पे जाती है। डाइनिंग टेबल पे आनिंग के पेरेंट्स गुस्से और हैरानी से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आनिंग को अपने सामने देख करके आनिंग की मदर अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है, ये तुमने क्या किया, तुम युआन के साथ अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो। आनिंग की आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द और घुटन साफ नजर आ रहा था और आनिंग हिम्मत करके अपनी मदर से बोलती है, युआन कंट्री से बाहर जाने वाला है। फिर उसकी मदर उससे बोलती है, तुम्हें अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ युआन के बारे में सोचना चाहिए। अभी के अभी उससे माफी मांगो और अपनी जॉब छोड़ करके उसके साथ जाओ, इसी तरह से तुम एक अच्छी वाइफ बन पाओगी। घर की हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आनिंग का सब्र अब टूट जाता है और वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करते हुए बोलती है, अब बस करो, क्या आप मुझे कोई सामान समझती हो जो मेरी मर्जी के खिलाफ आप मुझे किसी को भी दे दोगी। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर आनिंग के फादर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद आनिंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वो बिना कुछ बोले उस कमरे से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह की रोशनी आनिंग के नए घर के कमरों के दीवारों पे पड़ रही होती है। तभी अचानक दरवाजे पे किसी के आने का एहसास होता है। आनिंग दरवाजा खोलती है और अपने सामने सुडोंग को देखती है। सुडोंग के चौड़े कंधे दरवाजे को पूरी तरह ढक रहे थे। आनिंग के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो सुडोंग को अंदर आने का इशारा करती है। सुडोंग अंदर आता है। उसके हाथों में एक बॉक्स होता है जिसमें उसने अपने हाथों से आनिंग के लिए फूड बनाया था। सुडोंग उस बॉक्स को टेबल पे रखता है। आनिंग अपने सामने उस बॉक्स को देख करके सुडोंग से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए फूड लेकर के आए हो। अपने सामने इतना सारा फूड देख करके आनिंग के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो सुडोंग से बोलती है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है। सुडोंग थोड़ा आगे झुकता है। उसकी निगाहें आनिंग के होठों पे अटकी होती हैं और वो आनिंग से धीमी आवाज में बोलता है, बस याद रखना फूड खत्म होने के बाद तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना होगा। आनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी सुडोंग को अपने सामने दीवार पे आनिंग की कुछ फोटो दिखती है और सुडोंग अपने दीवार पे आनिंग की उन फोटोज को देखते हुए उस दीवार के सामने आकर के खड़ा होता है। उस पल सुडोंग की गहरी आंखें आनिंग की उन फोटोज में से हट ही नहीं रही होती हैं और वो आनिंग से बोलता है, तुम डांस करते हुए काफी खुश लगती हो। तभी आनिंग देखती है कि सुडोंग ने उसकी सारी मनपसंद चीजें बनाई थी और वो हैरानी से सुडोंग से बोलती है, क्या ये सब मेरे लिए है, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है। फिर सुडोंग आनिंग की तस्वीरों को देखते हुए उसकी बातों का आराम से जवाब देते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हें सामान खरीदते हुए बहुत ही ध्यान से देखा है। तुम जिन चीजों को नहीं खरीदती हो और जिन चीजों को बार बार खरीदती हो, मैंने उन बातों का ध्यान रखते हुए तुम्हारे लिए ये सब बनाया है। ये सुनने के बाद आनिंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और अपने मन में सोचती है, ये सच में मेरे ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। फिर आनिंग सुडोंग से बोलती है, तुमने इतना सारा
सारा फूड बनाया है। सुडोंग अभी भी बिना अपनी पलकी झपकाए आनिंग की तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और आनिंग से बोलता है अगर बच जाए तो 2 बार में खा लेना। फिर आनिंग सुडोंग से बोलती है पर मैं बचा हुआ खाना नहीं खाती। तभी सुडोंग आनिंग की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है तो कल मैं तुम्हारे लिए दोबारा से बना दूंगा। आनिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचती है क्या ये खास मेरे लिए ये सब कर रहा है। तभी सुडोंग का ध्यान आनिंग के बेड पे जाता है और वो देखता है कि आनिंग का बेड उस हालत में नहीं था जिसमें आनिंग सो सके, इसीलिए वो बिना कुछ कहे तुरंत आनिंग के बेड को जोड़ देता है। फिर सुडोंग आनिंग के करीब आता है और उसके सामने बैठ करके उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अपने सामने आनिंग के चेहरे को देखते हुए सुडोंग की आंखों में गहरी फिक्र और नरमी आ जाती है। सुडोंग को अपने इतने करीब देख करके आनिंग अपनी बढ़ती हुई बेचैनी को काबू करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है क्या तुम्हें कुछ काम है। फिर सुडोंग आनिंग और अपने बीच में से टेबल को हटाते हुए उसके करीब आता है। फिर आनिंग के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उससे बोलता है क्या कल रात तुम बिना बेड के सो रही थी। सुडोंग को अचानक अपने इतने करीब देख करके आनिंग अपनी बेचैनी को छुपाते हुए सुडोंग का हाथ अपने चेहरे से हटाती है। फिर सुडोंग अपने हाथों से आनिंग की गर्दन को पकड़ के उसका चेहरा अपने करीब खींचता है। आनिंग का चेहरा सुडोंग के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है और सुडोंग की खतरनाक निगाहें आनिंग के होठों पे ठहर जाती है। सुडोंग का चेहरा डार्क और सीरियस हो जाता है। फिर वो आनिंग से बोलता है अब मैं अपने आप पे और काबू नहीं रख सकता। पर सुडोंग की गहराई देख करके आनिंग बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उल्टा उसकी आंखों में झांकती है। सुडोंग के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आनिंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ के उसके हाथों पे किस करता है। आनिंग की आंखें बड़ी हो जाती है, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी सुडोंग धीमी आवाज में आनिंग से बोलता है तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है, खासकर तुम्हारे लिप बाम की, क्या मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ। आनिंग शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। तभी सुडोंग अचानक आनिंग के बेहद करीब आता है और उसे किस करता है। आनिंग अपनी सांसें कस लेती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सुडोंग आनिंग को इतनी देर से किस कर रहा था कि आनिंग की सांसें भारी होने लगती है। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वो सुडोंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है मुझे पीरियड्स हैं। सुडोंग एकदम झटके से रुकता है, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आनिंग की गर्दन को पकड़ के अपने चेहरे के करीब खींचते हुए आनिंग को टीज करने के लिए उसकी नेक पे बाइट करते हुए उससे बोलता है तुम एक स्कैमर हो। आनिंग की आंखें शर्म से फैल जाती है और वो जल्दी से अपना कदम पीछे हटाते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। फिर सुडोंग आनिंग से बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, बस तुम्हें वो करना है जो तुम्हें पसंद है। आनिंग कुछ देर सोचने के बाद सुडोंग को जवाब देते हुए उससे बोलती है मुझे फूल पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं सुडोंग की कार एक फूलों के बाजार के बाहर आकर के रुकती है और आनिंग हैरानी से सुडोंग से बोलती है यहाँ पे ऐसी भी कोई जगह है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। फिर सुडोंग अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए आनिंग से बोलता है मैं बस अभी आया, कार में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। सुडोंग वहाँ से जाते हुए आनिंग से बोलता है। सुडोंग का अपने साथ बेहद अलग रूप देख करके आनिंग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग अपने सामने सुडोंग को देखती है जो कि अपने मजबूत हाथों में एक ट्रॉली पकड़े हुए आनिंग की तरफ आ रहा था। उस ट्रॉली को सुडोंग के हाथों में देख करके आनिंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और सुडोंग से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी सुडोंग अचानक आनिंग के करीब आता है और आनिंग को अपने हाथों से अपनी गोद में उठाते हुए उससे बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आनिंग हवा में सुडोंग के मजबूत बाजुओं में होती है, उसके चौड़े कंधे आनिंग के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। फिर सुडोंग आनिंग को अपने बाजुओं से उतार करके उस ट्रॉली के अंदर बिठाता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। उस पल आनिंग के चेहरे पे उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी और आनिंग जोर जोर से हंसने लगती है। उसे आज से पहले इतनी आजादी कभी महसूस नहीं हुई थी। अपने सामने आनिंग को हंसता हुआ देख करके सुडोंग के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं फूलों के बाजार के अंदर अपने सामने अचानक इतने सारे लोगों को देख करके आनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और आनिंग अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। पर तभी सुडोंग आनिंग की ट्रॉली को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और आनिंग से बोलता है इस तरह से खुद को मत छुपाओ, तुम यहाँ पे फूलों को लेने के लिए आई हो, अगर तुम फूलों को नहीं देखोगे तो उन्हें कैसे लोगी। आनिंग के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो अपने आसपास उन फूलों को देखते हुए सुडोंग से बोलती है तो फिर मुझे वो पीला वाला फूल लेना है। सुडोंग आनिंग की कार्ड को दूसरी तरफ मोड़ता है और उन्हें उन फूलों के पास ले जाता है। उस पल वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से
खोए हुए थे जिन्हें किसी और की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि सुडोंग अपनी नीज पे बैठे हुए आनिंग को वो पीले फूल देता है। उन पलों में आनिंग बिल्कुल भूल जाती है कि वो एक टीचर है जिसे हमेशा एक शांत अंदाज में पेश आने के लिए बोला गया है। पर सुडोंग का ध्यान आनिंग पे होता है और उसे अपने सामने इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख करके सुडोंग के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं अचानक तेज बारिश पड़ने लगती है। कार के अंदर उन दोनों के कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे। सुडोंग की नजरें आनिंग के ऊपर होती है। आनिंग के कपड़े बारिश में गीले होकर के उससे चिपके हुए थे। तभी सुडोंग भी अपनी गीली शर्ट को उतार देता है जिससे कि सुडोंग की स्किन की रंगत साफ नजर आने लगती है। उसके चौड़े कंधे और डिफाइन एब्स देख करके आनिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सुडोंग आनिंग का ध्यान अपने ऊपर देख करके आनिंग से बोलता है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? आनिंग अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए सुडोंग के एब्स को छूती है। अब सुडोंग अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और वो आनिंग का हाथ अपने हाथों में पकड़ के अचानक आनिंग के होठों के बेहद करीब आता है। सुडोंग की सांसों की गर्मी आनिंग के भीगे हुए चेहरे पे पड़ रही होती है और अचानक सुडोंग आनिंग को किस करता है। आनिंग की भी सांसें तेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाहर बारिश के गिरने की आवाज आनिंग के कमरे में आ रही होती है, पर आनिंग के कमरे का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ होता है। सुडोंग के शरीर का पूरा वजन आनिंग के ऊपर पड़ा होता है और सुडोंग आनिंग को किस कर रहा होता है। आनिंग की सांसें भारी होने लगती हैं और आनिंग शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर सुडोंग आनिंग को अपनी बाहों में घेरते हुए उसके बेहद करीब आकर के उसे हक करता है और आनिंग को फिर से किस करता है। सुडोंग आनिंग के इतने करीब होता है कि आनिंग उसकी तेज धड़कनें महसूस कर पा रही थी। फिर आनिंग अपने हाथों से सुडोंग के कंधों को पकड़ के उसे महसूस कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग ने सुडोंग की शर्ट पहनी होती है जिसमें वो पूरी तरह से ढक चुकी थी। फिर सुडोंग आगे बढ़ते हुए आनिंग के इतने करीब आता है कि उसकी सांसें आनिंग की शर्ट को छू रही होती है। सुडोंग की आंखों में वही शैतानी चमक थी और वो आनिंग को महसूस करते हुए उससे बोलता है, मुझे माफ करना, गलती से मैं कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो गया, पर अगली बार मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। आनिंग का चेहरा शर्म से टमटमाने लगता है। फिर सुडोंग अपनी बाहों से आनिंग को गोद में उठा करके उसे पास ही रखे हुए टेबल के ऊपर बिठाता है। आनिंग का हाथ सुडोंग के कंधों पे होता है और सुडोंग आनिंग को किस करता है। किस करने के बाद सुडोंग आनिंग से बोलता है, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए फूड बना करके लाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। रात के अंधेरे में सुडोंग अपनी शॉप के बाहर होता है। तभी उसे अपने सामने एक जाना पहचाना पर्सन खड़ा हुआ दिखता है। वो उसका दोस्त हाकू था। सुडोंग हाकू को अपने सामने देख करके उसके पास आकर के खड़ा होता है और उससे हैरान होते हुए पूछता है, तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हो? लाकू से जवाब देते हुए उससे बोलता है, मुझे यहाँ पे कुछ जरूरी काम था और वैसे भी उस हादसे के बाद तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए, क्या तुम इस छोटे से शहर में रह रहे हो? सुडोंग के दिमाग में उस पुराने हादसे की याद किसी तूफान की तरह घूमने लगती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं सुडोंग एक बड़ी शिप का कैप्टन था। जब 3 साल पहले वो अपनी शिप में था, पर अचानक कुछ लोगों ने उसके साथी कैप्टन को पनिश करते हुए उसे इंजर्ड कर दिया था। जब सुडोंग ने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा तो वो तुरंत अपने साथी कैप्टन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें अपने हाथों से पनिश करते हुए उनके हाथों से वो वेपन छीन लेता है। इसी अफरा तफरी के बीच वो गुंडे बचने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, जिससे कि वो वेपन सुडोंग के हाथों में रह जाता है। कुछ देर बाद आवाजें सुन करके वहाँ पे मौजूद लोग ऊपर की तरफ आते हैं और सुडोंग को वहाँ पे इस हालत में खड़ा हुआ देख करके समझते हैं कि इन सब के पीछे सुडोंग का हाथ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और उस तूफानी रात में समुद्र के बीचों बीच उस हादसे को याद करते हुए सुडोंग की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। सुडोंग को इस वक्त भी आनिंग की फिक्र थी और वो लिहाकू से बोलता है, मैं इस बात की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। और वो आनिंग को महफूज रखने के इरादे से बोलता है ताकि मेरी मुसीबतों की वजह से आनिंग को कोई परेशानी ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों की हकदार है, इसीलिए मैं उसकी जिंदगी में उसे वो सब देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। हाकू सुडोंग की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। फिर सुडोंग आगे बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा, पर कुछ दिनों तक मुझे आनिंग से अपनी सच्चाई छुपानी होगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी का खेल खत्म करने का इल्जाम है। अचानक सुडोंग की आंखों के सामने आनिंग की वो यादें आ जाती हैं, जहाँ पे अपने सामने आनिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके सुडोंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आनिंग मेरे साथ हमेशा अपने आप को महफूज समझे। सुडोंग आनिंग के बारे में सोचते हुए हाकू से बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं सुबह की रोशनी आनिंग के कमरों के दीवारों पे पड़ रही होती है। आनिंग की नींद खुलती है, तभी उसे अचानक अपनी मदर का कॉल आता है, जो कि उस पे गुस्से में चिल्लाते
मुस्कुराते हुए बोलती है, आनिंग तुम्हें आज डिनर के लिए घर आना होगा। मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए युआन को भेजा है। तुम अभी के अभी उसके साथ घर आओ। आनिंग उससे पहले कुछ बोल पाती, उसकी मदर उसे धमकी देते हुए उससे बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं और तुम्हारे फादर जून को उस स्कूल से निकलवा देंगे। आनिंग के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता। तभी आनिंग के दरवाजे की घंटी बजती है। आनिंग दरवाजा खोलती है और अपने सामने युआन को देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है। युआन आनिंग को देख करके उससे दिखावा करते हुए उससे बोलता है, इतनी सुबह आने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर आनिंग हिचकिचाते हुए युआन से बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मेरी मदर की वजह से खुद परेशानी झेलनी पड़ी है। युआन के चेहरे पे एक बनावटी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग युआन के साथ उसकी कार में होती है। तभी युआन जानबूझ करके आनिंग से बोलता है, क्या तुम जानती हो कि जून आखिर किसका चाइल्ड है? आनिंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी युआन आगे बोलता है, जून उसी पर्सन का चाइल्ड है जिसका खेल शुडोंग ने खत्म किया था। युआन की बातें सुनने के बाद आनिंग का चेहरा डर और घबराहट से पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। आनिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने कांपते हुए होठों से बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर आगे युआन बोलता है कि ये कोई कहानी या अफवाह नहीं है। क्या शुडोंग ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो तुम अपने आप शुडोंग से पूछ सकती हो। ये सुनने के बाद आनिंग के होश उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं आनिंग अपने कमरे में बैठी हुई अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है और आनिंग अभी भी युआन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। डर के मारे उसकी सांसें अटकने लगती है और अचानक आनिंग को अपनी आंखों के सामने समुद्र के बीचों बीच उस हादसे का एहसास होता है जब शुडोंग ने किसी का खेल खत्म किया था। आनिंग अपने आप को उस लम्हे में महसूस करती है जहाँ पे अपने सामने शुडोंग उसे किसी बर्बादी की तरह लगता है। फिर आनिंग को याद आता है जून ने उसे बताया था कि उसके फादर के जाने के बाद शुडोंग उसे अपने साथ ले आया था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर के पास उसे पालने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। डर और बेचैनी से आनिंग की सांसें उसके गले में अटक जाती है और वो अपने आप से बोलती है, आखिर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। इधर शुडोंग घबराते हुए आनिंग के घर पे आता है। तभी उसकी नजर आनिंग के दरवाजे पे जाती है जहाँ पे वो अपने कपड़ों को उसके घर के बाहर रखा हुआ देख करके समझ जाता है कि आनिंग को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया है। आनिंग के अपने आप से दूर चले जाने के डर से शुडोंग के दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। शुडोंग घबराते हुए आनिंग को फोन करने की कोशिश करता है पर आनिंग अंदर उसके फोन को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। पर आनिंग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है वो अपने टेबल से टकरा करके जमीन पे गिर जाती है। तभी शुडोंग को अंदर से अचानक आनिंग के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। शुडोंग की आवाज में आनिंग के लिए उसकी फिक्र और घबराहट साफ नजर आ रही थी और वो आनिंग से बोलता है, आनिंग क्या तुम ठीक हो? आनिंग अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए शुडोंग से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इधर शुडोंग आनिंग के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था पर शुडोंग आनिंग को बिना कुछ कहे उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था और वो आनिंग से घबराते हुए बोलता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर आनिंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, अंदर मत आना। पर शुडोंग आनिंग की बात ना मान करके उसके दरवाजे को खोलता है। अपने सामने आनिंग को इस हालत में देख करके शुडोंग की सांसें अटक जाती है और वो बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत आनिंग के पास आता है। आनिंग शुडोंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है पर शुडोंग को इस वक्त सबसे ज्यादा आनिंग की फिक्र थी और वो आनिंग के करीब बैठते हुए उससे बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मुझे देखने दो। उसने घबराते हुए अपने हाथों को आनिंग के नर्म कंधों की तरफ बढ़ाया पर तभी आनिंग गुस्से में उसके हाथों को अपने आप से दूर झटक देती है और वो शुडोंग से बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। तुमने जानबूझ करके मेरे से अपने बारे में बातें छुपाई। क्या तुमने जून को इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि तुम्हें उस कैप्टन का खेल खत्म करने का पछतावा था? शुडोंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वो आनिंग से बेहद ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। शुडोंग की आंखों में एक ऐसी बेबसी आ जाती है जो आज से पहले उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी और वो अपनी ठंडी आवाज में आनिंग से बोलता है, मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम भी मुझे बिल्कुल वैसा ही समझती और मुझे डर था कि तुम मुझसे डर जाओगी। फिर आनिंग अपने जज्बातों को छुपाते हुए शुडोंग से बेरुखी से बोलती है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने के लिए शुरू किया था और अब मेरा मन भर चुका है। पर शुडोंग के अंदर कोई घमंड नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आनिंग के लिए फिक्र थी। शुडोंग अचानक आनिंग के बिल्कुल करीब आता है और उसे अपने मजबूत हाथ
हाथों में हवा में उठाते हुए अपने गोद में पकड़ लेता है। सुडोंग की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि आनिंग चाह करके भी अपने आप को नहीं छुटा पाती। फिर सुडोंग आनिंग के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? शुडोंग की बात पूरी होती उससे पहले आनिंग उसे ना में जवाब देती है। फिर शुडोंग आनिंग को अपने गोद में उठाए हुए हवा में उसका चेहरा अपने होठों के करीब खींचता है और उसे किस करता है। आनिंग शुडोंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर शुडोंग आनिंग को अपने गोद से उतार करके बेहद नरमी से आनिंग को अपने पास ही रखे हुए एक टेबल के ऊपर बिठाता है। आनिंग शुडोंग को अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर तभी टेबल के किनारे से अचानक उसे चोट लग जाती है। फिर शुडोंग घबराते हुए आनिंग के लोअर बैक को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके वुंड को देख ही रहा होता है, पर तभी आनिंग शुडोंग का हाथ हटा करके उससे बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा लोअर बैक चेक कर रहा हूँ। शुडोंग बिना किसी शर्म के बोलता है। फिर शुडोंग दोबारा आनिंग की कमर को पकड़ के उससे बोलता है, मुझे देखने दो। पर आनिंग शुडोंग के हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ते हुए उससे बोलती है, मेरे लोअर बैक से तुम्हारा क्या लेना देना? फिर शुडोंग अपने सारे जज्बातों को हवा में बिखेरते हुए आनिंग से बोलता है, तुम्हारे लोअर बैक से मुझे लेना देना कैसे नहीं है? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। ये सुनने के बाद आनिंग चाह करके भी अपनी हंसी काबू नहीं कर पाती। हवा में एक ऐसी टेंशन और मासूमियत भर गई थी कि जिसने उन दोनों के बीच सारी दीवारों को पिघला दिया। फिर आनिंग शुडोंग के चेहरे की तरफ मुड़ते हुए उससे बोलती है, तुम सच में पागल हो। शुडोंग की आंखें आनिंग के कांपते हुए होठों पे टिकी होती हैं और वो आनिंग के चेहरे के करीब आकर के उसे किस करता है। आनिंग अपने कदम पीछे हटा पाती उससे पहले शुडोंग आनिंग की कमर को पकड़ के उसे अपने साथ बेड के ऊपर धकेल देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बेड के ऊपर शुडोंग ने आनिंग को अपने बाजुओं में कस के पकड़ा हुआ था। आनिंग शुडोंग से दूर होते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, पर आनिंग उससे दूर जा पाती उससे पहले शुडोंग आनिंग को हक करते हुए उसे अपने बाजुओं में पूरी तरह कवर कर लेता है और बेहद नर्म आवाज में आनिंग से बोलता है, कैप्टन का खेल पहले ही खत्म हो गया था। मैंने बस उन लोगों से वेपन छीनने की कोशिश की थी और इसी वजह से मेरी उंगलियों के निशान उन वेपन पे लग गए। फिर आनिंग जानबूझ करके शुडोंग की बातों को अनसुना करने का नाटक करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर शुडोंग धीरे से आनिंग को बेड पे सुला देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं शुडोंग वहाँ से जाते वक्त आनिंग के चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता था, पर अब मैं जल्दी से सब कुछ ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये डर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह की रोशनी शुडोंग के दीवारों के चारों तरफ बिखरी हुई थी। तभी वो अपने सामने आनिंग को अपनी तरफ आता हुआ देख करके पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। आनिंग और शुडोंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आनिंग शुडोंग से बोलती है, मैंने वो रेंटेड हाउस खाली कर दिया है और अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से ना टकराएं। ये सुनने के बाद शुडोंग की जॉलाइन टाइट हो जाती है। शुडोंग अचानक आगे बढ़ता है और आनिंग को अपनी मजबूत बाहों में इतने जोर से पकड़ लेता है जैसे कि वो उसके लिए बेहद जरूरी हो। आनिंग की सांसें अटक जाती है। शुडोंग के चौड़े कंधे ठीक उसके बाजुओं से लग रहे थे जहाँ पे आनिंग शुडोंग के तेज धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। तभी शुडोंग आनिंग को खोने के डर से एक टूटी हुई आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दो। फिर आनिंग शुडोंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, मुझे छोड़ दो। फिर शुडोंग आनिंग को अपने बाजुओं में और जोर से कस लेता है और उसके कान के पास आकर के धीमी आवाज में उससे बोलता है, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार अपनी शॉप पे देखा था मुझे एक सुकून मिला था जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। फिर आनिंग शुडोंग से दूर जाने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, तुम्हें मुझे हमेशा इस तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। शुडोंग का चेहरा आनिंग के इतने पास था कि उसकी सांसें आनिंग के होठों से टकरा रही थी। आनिंग अपने मन में सोचती है, मैं इस पर्सन के आगे कभी भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। तभी शुडोंग आनिंग के चेहरे के और करीब आता है और उसे किस करता है। आनिंग भी कुछ देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, पर तभी अचानक आनिंग शुडोंग को अपने आप से दूर करते हुए उससे बोलती है, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। फिर शुडोंग आनिंग से थोड़ा पीछे हटते हुए उससे बोलता है, कुछ वक्त तक मेरे आसपास आना बंद कर दो और मेरे मामलों से दूर रहो। मैं तुम्हें अपने साथ इस मुसीबत में नहीं डाल सकता। आनिंग शुडोंग की तरफ हैरानी से देख रही होती है। तभी शुडोंग एक सेकंड के लिए रुकता है और आनिंग से बोलता है, पर तुम्हें किसी और के साथ डेट करने की
की इजाजत नहीं है। और खासकर उस युआन के साथ आनिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और उसके होठों पर एक बेफिक्र सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर शुडोंग वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग शुडोंग की मदद करते हुए उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए अपने शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर होती है। पर तभी शुडोंग की नजर ऊपर से आनिंग पे पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है तो तुम्हें अभी भी शुडोंग की फिक्र है। फिर युआन शुडोंग को बर्बाद करने के लिए एक घटिया चाल चलते हुए चीजों को आधे अधूरे तरीके से मीडिया में फैला देता है, जिससे कि शुडोंग पूरी तरह बर्बाद हो जाए और वो आनिंग को पछतावे में देख सके। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिंग पुलिस स्टेशन से बाहर आ ही रही होती है, पर तभी उसके सामने एक तेज रफ्तार कार आकर के रुकती है। अचानक कार का दरवाजा खुलता है और आनिंग अपने सामने अपनी मदर और फादर को देखती है। आनिंग की मदर उसे गुस्से और सख्ती में बोलती है अंदर बैठो। अचानक अपने मदर और फादर को अपने सामने देख करके आनिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं आनिंग के घर के ड्राइंग रूम में टीवी पे न्यूज की आवाज गूंज रही थी। 3 साल पहले समुद्र के बीचों बीच उस हादसे में बताया जा रहा था कि शुडोंग ने ही वहाँ पे कुछ लोगों का खेल खत्म करने के बाद शुडोंग ने ही उन गुंडों को भागने में मदद की थी। इधर आनिंग अपने कमरे में अपने फादर और मदर के सामने खड़ी होती है। आनिंग गुस्से और जिद में अपने फादर और मदर से बोलती है शुडोंग ने ये सब नहीं किया। पर आनिंग के फादर का गुस्सा आसमान छू रहा था और वो बोलते हैं तुम ये कैसे बोल सकती हो। फिर आनिंग बोलती है मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी है और मुझे कहीं पे भी उसकी कोई गलती नहीं लगी, ये जरूर किसी ने जानबूझ करके किया है। तभी उसकी मदर उससे चिल्लाते हुए बोलती है बस घर में रहो और युआन से मैरिज कर लो, वो अभी भी तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार है। आनिंग अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आनिंग की मदर उसे अकेले कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। आनिंग के पास अब बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं बचता और आनिंग अपने मन में सोचती है शुडोंग अभी सच में खतरे में है और अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो उसे वाकई ही इन सब में हमेशा हमेशा के लिए फंसा दिया जाएगा। मुझे कुछ भी करके उसके पास जाना होगा। तभी आनिंग अपनी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ देख करके एक सुझाव आता है और वो अपनी बालकनी से कूद करके एक लंबे पेड़ के सहारे से नीचे उतरती है। फिर आनिंग बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत शुडोंग के शॉप में आती है। बाहर रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। शॉप के सन्नाटे और नीली लाइट्स के बीच में शुडोंग अकेले एक किनारे पे बैठा हुआ था। तभी अचानक आनिंग को अपने सामने आता हुआ देख करके शुडोंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। आनिंग घबराते हुए शुडोंग के पास आती है और उसे पनिश करते हुए उससे बोलती है शुडोंग आनिंग को इन सब मुसीबतों में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो आनिंग के सामने अपनी नजरें झुका लेता है। फिर आनिंग गुस्से और दर्द में शुडोंग से बोलती है उस बोट पे आखिर क्या हुआ था। शुडोंग आनिंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और आनिंग अपने हाथों से शुडोंग को दोबारा से पनिश करती है। पर तभी शुडोंग आनिंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे बेहद नर्म आवाज में बोलता है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या तुम बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आई हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। आनिंग अपने हाथों को शुडोंग के हाथों से छुटाने की नाकामयाब कोशिश करती है। पर तभी शुडोंग सामने से एक ब्लैंकेट उठा करके उसे अपने हाथों से आनिंग के ऊपर लपेटते हुए आनिंग को उसमें पूरी तरह कवर करते हुए उससे बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। आनिंग शुडोंग को रोकने की कोशिश करती है पर शुडोंग आनिंग को अपने सामने रखे हुए एक टेबल पे बिठाते हुए उसे ठंड से बचाने के लिए पूरी तरह कवर कर देता है। फिर आनिंग चिल्लाते हुए शुडोंग से बोलती है उस बोट पे क्या हुआ था? मुझे बताओ उस बोट पे आखिर क्या हुआ था? वो तुम्हारे ऊपर केस क्यों कर रहे हैं? तुम और क्या क्या छुपा रहे हो मुझसे? आनिंग बिना रुके एक ही सांस में शुडोंग से बोलती है। फिर शुडोंग धीरे धीरे आनिंग के करीब आता है। उसकी सांसों की गर्मी आनिंग के ठंडे होठों पे पड़ती है और शुडोंग आनिंग को अचानक किस करता है। आनिंग की भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शुडोंग आनिंग के सामने अपने घुटनों पे बैठ के सबसे बड़ा खुलासा करता है मैंने अपनी आंखों के सामने उस पर्सन को समुद्र में कूदते हुए देखा। मैं बस उस कैप्टन को बचाना चाहता था। शुडोंग की आवाज में नरमी आ जाती है और वो आगे आनिंग से बोलता है मैं बस सबूत ढूंढना चाहता था, इसीलिए मैं उस विलेज में गया था। पर जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जून के फादर के चले जाने के बाद वो बेहद छोटा और कमजोर था। वो इतना बीमार लग रहा था कि मैंने अपने सारे पैसे उसके ग्रैंड मदर को दे दिए थे, पर इतना काफी नहीं था। आनिंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर शुडोंग नरमी से आनिंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे आगे बोलता है इसीलिए मैंने जून को अडॉप्ट कर लिया। पर फिर जून की मदर मुझसे और पैसों की मांग करने लग गई। फिर आनिंग शुडोंग के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलती है तो क्या उन्होंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया कि तुम्हें जून को यहाँ पे लाना पड़ा? फिर आनिंग भी शुडोंग के हाथों को पकड़ते हुए उससे बोलती है मैं हमेशा से
से जानती थी कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर क्या तुम्हें मुझे कभी बताने का इरादा नहीं था? फिर शुडोंग थोड़ा आगे बढ़ के आनिंग से बोलता है, मेरा केस सच में बहुत उलझा हुआ है। ज्यादातर लॉयर्स इसे हाथ तक लगाना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा इस मुसीबत से दूर रखना चाहता था। तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर देखना मेरा सबसे बड़ा डर है। तभी आनिंग शुडोंग की बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं आज सुबह प्रोसिक्यूशन ऑफिस गई थी और वहाँ पे मुझे कुछ सबूत मिले। मैंने आने से पहले मीडिया और पुलिस के हाथों में वो सबूत दे दिए हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। ये सुनने के बाद शुडोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो आनिंग से बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? फिर आनिंग शुडोंग को जवाब देते हुए उससे बोलती है, मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के फादर चीफ ऑफिसर हैं। फिर शुडोंग बेहद हैरानी से आनिंग के चेहरे को देखते हुए उससे बोलता है, इसका मतलब कि तुम मुझ पे हमेशा से यकीन करती थी। फिर आनिंग शुडोंग को एक नखरेले अंदाज में दूर धकेलते हुए उससे बोलती है, मेरे फादर एक चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, इसीलिए मैं मैन को परखने में अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं आनिंग जल्दी जल्दी जून को अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। जून आनिंग की तरफ मासूमियत से देखते हुए उससे बोलता है, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, काफी देर हो गई है। आनिंग के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। जून आनिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद आनिंग दरवाजे की तरफ आते हुए अपने सामने शुडोंग को देखती है, जो कि बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जून मासूमियत से भागते हुए शुडोंग के पास आता है और शुडोंग उसे अपने गोद में उठा लेता है। तभी आनिंग भी शुडोंग के करीब आती है। शुडोंग और जून को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख करके आनिंग भी मुस्कुराने लगती है। फिर शुडोंग आनिंग से बोलता है, वो गुआंग वांग, जो कि उस गुंडे का नाम होता है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसने अपना बयान दे दिया है। ये सुनने के बाद आनिंग खुशी से झूम उठती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए, इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।